सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी काफ़ी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो यूनिट नंबर 6 रे ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स में हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। तो रे ऑप्टिक्स में पार्ट 1 हमारा कवर हुआ था, जहां पर हमने रिफ्लेक्शन कंप्लीट किया था, पूरी तरीके से कंप्लीट किया था, सारे डेरिवेशन कंप्लीट किए थे। उसके बाद पार्ट नंबर 3 के अंदर हमने रिफ्लेक्शन सीखा था। रिफ्लेक्शन से जुड़ी हुई सारी टर्म हमने सीख ली थी। लेंस सीख लिया था, और भी बहुत सारी चीजें हमने कवर कर ली थी पार्ट नंबर 2 में, पार्ट नंबर 3 में। ओके, अब ये है हमारा पार्ट नंबर 4, जहां पे हम लोग कवर करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ये हमारे टॉपिक्स रहेंगे, ये हमारे टॉपिक्स रहेंगे। तो हम लोग अभी तक ये सारे टॉपिक इधर इधर सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, कुछ टॉपिक बाकी है, लेकिन हमने लगभग लगभग सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं इधर से। अब हम लोग यहाँ पर ये टॉपिक कवर कर चुके हैं लगभग लगभग। यहाँ पर हमने ये टॉपिक छोड़ रखा है अभी, जो कि हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ये टॉपिक्स। ओके, यहां से लेकर यहां तक के टॉपिक, मतलब कि हम लोग यहां पर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कवर कर लेंगे। प्रिज्म जो रहेगा उसको हम लोग बाद में कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो अगर ज़्यादा चीज़ें हम लोग इसमें कवर करते हैं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए हम लोग बाकी टॉपिक्स जो रहेंगे उनको अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के ऊपर स्टडी करने वाले हैं। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप ये जो होते हैं, ये 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए यार, अब ज़्यादा इन चीज़ों में बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट आ जाते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। ओके, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डायरेक्ट आ जाते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो क्या होते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, पहला प्रश्न तो यही बनता है। Device that process light waves either to enhance an image for viewing or to analyze and determine their characteristic property, इनको बोलते हैं भैया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। कॉमन एग्जांपल इंक्लूड्स माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कैमरा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि लाइट के ऊपर स्टडी की जाती है उनकी। ठीक है, लाइट को प्रोसेस करते हैं। अब प्रोसेस क्यों करते हैं? ताकि हम इमेज को इन्हांस कर सकें, या फिर उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज वगैरह जो रहेगी उसकी, उनको स्टडी कर सकें, उनकी एनालिसिस कर सकें। इसलिए हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को पढ़ते हैं, और यही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल क्या? कॉमन एग्जाम्पल हमारे क्या होंगे? माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कैमरा, ये सारे क्या हैं? ये इसी के ऊपर तो बना हुआ है, जो कि प्रोसेस करते हैं लाइट वेव्स को। ओके, लाइट वेव्स को ये प्रोसेस करते हैं। अब अंदर क्या कहानी होती है वो तो हम लोग यहाँ पर जानेंगे नहीं, लेकिन कैसे काम करते हैं वो जरूर जानेंगे। ठीक है, अच्छा, तो काफी सिंपल डेफिनेशन है। इधर आ जाओ नीचे जरा। जनरल टर्म्स, हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करने से पहले, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप स्टार्ट करने से पहले कुछ जनरल टर्म पढ़नी पड़ती है, जैसे कि एंगल ऑफ विजन क्या होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है। ये अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो हम लोग माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप पर जा सकते हैं आसानी से। तो पहले हम लोग कवर करेंगे जनरल टर्म्स। तो पहली आई हमारे पास क्या? एंगल ऑफ विजन। एंगल ऑफ विजन क्या होता है? एंगल ऑफ विजन तो आप लोग पढ़ेंगे यहां पर, द एंगल सबस्टेंड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन आई लेंस कॉल्ड एंगल ऑफ विजन, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। क्या मतलब हुआ इस चीज का, यहां पर समझिए। मान लीजिए ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम हम लोग दे सकते हैं ए बी। जब से यही नाम देते आ रहे हैं तो इसी को चलने देते हैं भैया। ठीक है, और मान लीजिए आप इस ऑब्जेक्ट को यहां से कहीं से देख रहे हो। ठीक है, यहां से कहीं से आप लोग इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। ठीक है, तो क्या होगा? क्या होगा? यहां पे जो एंगल बनेगा इस ऑब्जेक्ट के लिए, यहां पर इस आई लेंस के ऊपर जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ विजन। बस यही बात है। और ये जो ए बी है, ए बी क्या है? ध्यान रखना, ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है। ये इसकी डेफिनेशन हुई कंप्लीट, और यही है एंगल ऑफ विजन। इसको विजुअल एंगल भी कभी कभी बोल दिया जाता है, किसी किसी किताब में विजुअल एंगल भी लिखा है। तो आप लोग समझ सकते हो, कंफ्यूज होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। उसके बाद आता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह है, वैसे तो हम लोग इसको यहां पर समझ सकते हैं, इसकी डेफिनेशन हमने यहां पर भी लिखी हुई है। यहां पर, यहां पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वहां तो बस एक लाइन की डेफिनेशन है।
जिसमें हमने सिर्फ नोटेशन बता रखा है। यहां पर देखिए, द लीस्ट डिस्टेंस अप टू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट विदाउट एनी स्ट्रेन इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग विच इज 25 सेंटीमीटर। मतलब ये है कि आप एक ऑब्जेक्ट को ऐसी जगह पर रखो जिससे क्या हो, आप उसको आसानी से देख सको, उसको आप लोग आसानी से देख सको। अब कंडीशन ये है कि ये जो डिस्टेंस होगी ये कम से कम होगी, कम से कम डिस्टेंस लिख देते हैं हिंदी में, कम से कम लीस्ट डिस्टेंस होगी, कम से कम डिस्टेंस होगी, जिसमें आप लोग क्या कर सको, क्लियरली ऑब्जेक्ट को देख सको, क्लियरली क्लियरली ऑब्जेक्ट को देख सको। और एक और बात, आपकी आंख के ऊपर लोड नहीं पड़ना चाहिए, स्ट्रेन नहीं पड़ना चाहिए, दबाव नहीं पड़ना चाहिए। ये कंडीशन है यहां पर। द लीस्ट डिस्टेंस, कम से कम वो दूरी जहां पर आप ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सको बिना कोई स्ट्रेन के, बिना कोई तनाव के, उस डिस्टेंस को बोलेंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, क्लियरली विजन के लिए। अब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो कि हेल्दी होना चाहिए, जिसकी आंख अच्छी होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, उसके लिए 25 सेंटीमीटर ये बताई जाती है कि 25 सेंटीमीटर उसकी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, जहां से वो ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है बिना कोई स्ट्रेन के। आ रही है बात समझ में? अच्छा, मान लो आप लोग ये मोबाइल देख रहे हो, ठीक है, मान लो ये 25 सेंटीमीटर है। अगर इस ऑब्जेक्ट को आपने पास लेके आ गए तो क्या आपको ये मोबाइल नहीं दिखेगा? मोबाइल तो दिखेगा, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन की हम लोग बात कर रहे हैं, क्या आप लोग इस स्क्रीन को देख पाओगे? तो हो सकता है आप लोग देख पाओ, हो सकता है आप लोग देख नहीं पाओ, हो सकता है आपको ब्लरिश दिखे, सब कुछ हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी आंख के ऊपर लोड पड़े। सिंपल सी बात है, जितना पास उसको लेके आओगे आपकी आंख के ऊपर लोड पड़ेगा। ओके, तो ये बात है। लेकिन अगर आप 25 सेंटीमीटर रखोगे तो आपकी आंख के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा। और अच्छी बात तो यह है कि आप इसको जितना दूर हो सके उतना दूर रखो। मोबाइल की हम लोग बात कर रहे हैं अगर, ओके, तो ये बात है यहाँ पर। लेकिन हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की, तो आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो, 25 सेंटीमीटर है ये। ओके, तो ये रहेगा। चलिए, तो ये सिंपल सी चीज थी, बाकी इसमें ज़्यादा डीप में जाने से कोई मतलब नहीं है। आ जाओ फिर से यहाँ पर। अब हेल्दी होना चाहिए, ठीक है, आपकी आंख हेल्दी होना चाहिए। पता चले आपको पहले से चश्मा लगा हुआ है और दिक्कत वगैरह हो, तो उस कंडीशन में ये 25 सेंटीमीटर आपके लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। ओके, इट इज़ वेरीज अकॉर्डिंग टू एज। हाँ, वो ठीक है, एज के अकॉर्डिंग भी ये वेरी कर जाता है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ हेल्दी ह्यूमन बींग की बात कर रहे हैं जिसकी आंखें बिल्कुल तंदुरुस्त हो। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इट इज विजुअल एंगल ऑफ ह्यूमन आइज डिनोटेड बाय डी। इसको डी से डिनोट किया जाता है, एक रेंज है ये, ठीक है, डिस्टेंस है तो एक रेंज ही हो जाएगी एक तरह से, और क्या, इसको डी से हम लोग डिनोट करेंगे। तो हमारे दो जनरल टर्म्स कवर हो गई। थर्ड जो जनरल टर्म थी हमारी वो थी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? अच्छा, उसको छोड़ो, उससे पहले आप लोग इसको देखो जरा, क्या चीज आप लोग यहां से गेन कर पा रहे हो आपके दिमाग में। आपका दिमाग नहीं बोलेंगे, यहां पर आप लोग इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे होंगे इस टाइम पर कि ये क्या लिखा हुआ है, एम इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने अल्फा पढ़ रखा है, अभी आपको पढ़ा है एंगल ऑफ विजन, एंगल ऑफ विजन आपको पढ़ाया था। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग ऑब्जेक्ट की वजह से हमारे आंख के ऊपर जो बन रहा था एंगल, उसको बोल रहे थे अल्फा। अगर ये ऑब्जेक्ट की वजह से हो रहा है तो ये किसकी वजह से होगा? ये किसकी वजह से होगा? ये ऑब्जेक्ट की वजह से हो रहा है तो ये इमेज की वजह से होगा। तो इस तरीके से भी आप लोग दिमाग लगा सकते हो। तो और ये क्या दिख रहा है आपको? पूरा एक रेशो दिख रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि जो एम है, एम हमारा मैग्नीफाइंग पावर है, तो ये आपको क्या दिख रहा है? रेशो दिख रहा है। तो बस इस तरीके से बनाई जाती है डेफिनेशन। ये आपको एक रेशो दिख रहा है बीटा और अल्फा का, और बीटा और अल्फा क्या है उनको हमें डिफाइन करना है, बाकी डेफिनेशन पूरी बन जाएगी। द रेशो ऑफ विजुअल एंगल formed at eye by an image and visual angle formed by object kept at least distance of distinct vision। तो विजुअल एंगल जो कि किसकी वजह से बन रहा है? इमेज की वजह से बन रहा है, उसको बोलेंगे बीटा। और विजुअल एंगल जो कि ऑब्जेक्ट की वजह से बन रहा है उसको बोलेंगे अल्फा। और इन दोनों का जो रेशो बनेगा, उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, एम, जिसको हम लोग डिनोट कर देंगे। अब कंडीशन ये है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखा होना चाहिए ताकि आपको वो क्लियरली दिखे बिना कोई स्ट्रेन के। तो ये बात रहेगी। तो एम क्या है? एम एक रेशो है जो बीटा और अल्फा का है। बीटा क्या है हमारे पास? मैग्नीफाइंग पावर, सॉरी, बीटा हमारे पास क्या है? बीटा हमारे पास है विजुअल एंगल जो कि किसकी वजह से बन रहा है? इमेज की वजह से बन रहा है, हमारी आंख के ऊपर। और अल्फा क्या है? वो भी विजुअल एंगल ही है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की वजह से बन रहा है, ठीक है।
तो आप चाहो तो इस तरीके से इसको बता सकते हो। तो अगर आपसे पूछे बताओ ऑब्जेक्ट की वजह से कौन बन रहा है, तो अल्फा, और इमेज की वजह से कौन सा बन रहा है, तो बीटा। तो अल्फा, सॉरी, बीटा अपॉन अल्फा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर बन जाएगी, इसको हम लोग एम से डिनोट करेंगे। अब जो हमारा एम होगा वो होगा 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। ऐसा कैसे हो गया, तो उससे पहले लाइन पढ़ो आप लोग, इफ अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल विजुअल एंगल। अगर हमारे पास अल्फा और जो बीटा है वो अगर बहुत छोटे छोटे एंगल है, बहुत ज्यादा छोटे एंगल है, तो अल्फा बीटा की जगह आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो 10 बीटा 10 अल्फा। चीज तो वही है, आपने इसके आगे 10 लगा दिया, तो ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी कर सकते हो अगर आपके पास एंगल छोटे छोटे हैं और हमें फिजिक्स में बोल रखा है कि आप लोग जो भी चीज पढ़ो उसको मान के चला करो कि छोटी छोटी चीजें ये। ओके, ये चीज आपको पहले से हम बताते आ रहे हैं, चाहे लेंस का केस हो, चाहे स्फेयर का केस, जो मिरर का केस हो, सब में तो हम लोग छोटी चीज लेते थे। ओके, और कंडीशन भी ऐसी मानते थे कि पूछो मत। चलो, तो ये बात हुई, तो आप लोग यहाँ पे समझ जाओगे कि अल्फा और बीटा हमारे अगर वेरी स्मॉल एंगल है तो 10 बीटा 10 अल्फा ले सकते हैं, और ये हमको फिजिक्स में दे रखा है कि आपको एंगल को छोटा मान के चलना है। चलिए, तो आ जाइए यहाँ पर, एक्सप्लेन सिंपल माइक्रोस्कोप ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट। अब हमारे पास स्टार्ट होता है टॉपिक सिंपल माइक्रोस्कोप। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया ये। ओके, 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप में पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर हम लोग मूव ऑन कर जाएंगे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, कुछ इस प्रकार से आता है। यहां पर आपसे पूछा जाता है कि एक्सप्लेन सिंपल माइक्रोस्कोप ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट, जो कि है रे डायग्राम, फॉर्मूला डेरिवेशन, ठीक है, फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। थर्ड पॉइंट हमारे पास रहता है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एंड एट इंफिनिटी। कुछ इस प्रकार से 5 नंबर में आपके लिए क्वेश्चन बनाया जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न, माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो माइक्रोस्कोप भैया, माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप ऐसा डिवाइस होता है जो कि छोटी छोटी चीजों को, माइक्रोस्कोपिक लेवल की चीजों को देखने के लिए यूज किया जाता है। और आप लोग कुछ इस तरह से भी बता सकते हो कि जो माइक्रोस्कोप होता है ना, वो छोटी चीजों को बड़ा कर देता है। ठीक है, सिंपल सी भाषा में, छोटी चीजों को बड़ा कर देता है, उसकी जो छोटी सी इमेज है ना, उस छोटा सा जो ऑब्जेक्ट है उसकी बड़ी इमेज हमें दिखाता है। बस ये चीज है। अब आ जाते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के ऊपर, कि सिंपल क्यों लगाया इसके आगे, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या चीज है। तो देखिए, हमारे पास दो माइक्रोस्कोप होते हैं। ठीक है, दो माइक्रोस्कोप हम लोग पढ़ते हैं, जिनका नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो यहां पे आप लोग देख पाओगे, ये होता है सिंपल, ये होता है कंपाउंड। सिंपल का मतलब है कि इसमें सिर्फ एक लेंस होगा। कंपाउंड का मतलब होता है इसमें क्या होगा, हम लोग लेंस की संख्या डबल कर देंगे, मतलब कि दो हमारे पास लेंस रहेंगे, यहां पर एक, यहां पर दो लेंस। क्या मतलब हुआ एक लेंस दो लेंस का, अगर हमारे पास एक लेंस है तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर कम होगी एज कंपेयर टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्योंकि वहां पर दो लेंस है, तो जितने ज्यादा लेंस होंगे पावर उसकी बढ़ाई जा सकती है, मैग्नीफाइंग पावर की हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए, जो बेसिक चीजें थी वो सब आपको क्लियर करवा दी। अब वापस आ जाइए वहीं पर, प्रश्न समझ में आ गया किस प्रकार से पूछा जाएगा। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे रे डायग्राम के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि रे डायग्राम बताइए, तो रे डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा। अब हमें कैसे समझ में आएगा कि इस तरह का बनाना है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले तो आप सभी को क्या दिख रहा होगा, सबको आपको यहीं पर फोकस करना है, इस लेंस के ऊपर। हमारे पास एक लेंस है कुछ इस प्रकार का, दिख रहा है आप सभी लोगों को, इस प्रकार का एक हमारे पास लेंस है। हमने क्या कर रखा है, यहां पर एक लाइन खींच रखी है जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल एक्सिस। ठीक है, अब इस लेंस जो है हमारे पास, इसके सामने हम लोग एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं। यहां पर मान लीजिए हमने कहीं पर ऑब्जेक्ट को रख दिया, इस ऑब्जेक्ट का नाम दे दीजिए ए और बी। अब इस ऑब्जेक्ट की हम लोग इमेज बनाएंगे, तो हम लोग बनाते हैं, चलिए। तो मान लीजिए हमारे जो ऑब्जेक्ट है वहां से एक रे जाएगी कुछ इस प्रकार से, डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग हिट करवा रहे हैं। यहाँ से क्या होगा, ये फोकस से होती हुई पास चली जाएगी, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। पैरेलल जो रे होती है वो सीधी, पैरेलल जो रे होती है वो फोकस से पास होती हुई हमें दिखती है, तो फोकस से यहाँ से पास कर दी, मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर फोकस होगा। अब एक और रे पास कर दीजिए जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दीजिए, इस प्रकार से। ठीक है, अब इनको आप लोग पीछे क्या करेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे, क्योंकि आगे ये मिलने वाले हैं नहीं। आप लोग डायग्राम अच्छे से बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पीछे एक्सटेंड करवा देंगे। तो मान लीजिए कहीं यहाँ पर एक पॉइंट के ऊपर ये मीट कर रही होगी, यहाँ पर ये मीट कर गई, मिल गई यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, इमेज बनेगा इसका, ए डैश बी डैश बोल दीजिए। ओके, इतनी बात समझ में आई आपको।
अब होगा क्या, हम लोग मान के चलेंगे कि हम लोग कुछ इस प्रकार से इसको देख रहे हैं। यहां पर हमने अपनी आईज बना ली, ठीक है, यहां से हम लोग इसको देख रहे हैं। ये कलर कर लेते हैं बिल्कुल, ओके। तो हुआ क्या, हमने यहां पर अपनी आईज बना दी, यहां से हम लोग इसको देख रहे हैं। ए भी हमारे पास अपना ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज यहां पर कहीं पर बनी हुई है, ठीक है। छोटी सी इमेज को बड़ा कर दिया इसने इस तरीके से, ठीक है, छोटे से ऑब्जेक्ट को इसने बड़ा कर दिया इस तरीके से। अब हमारे पास एंगल्स की बात आती है, मैग्नीफाइंग पावर की बात आती है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, बीटा अपॉन अल्फा, या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा, ठीक है। बीटा क्या होता था, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन आई लेंस, ठीक है। तो इमेज हमारे पास क्या है, ए डैश बी डैश। तो यहां पर जो एंगल बनेगा ये वाला, ये क्या कहलाएगा, हमारा बीटा एंगल, ओके। ये देखो इस तरीके से, यहां से यूं यहां से यूं, इस पॉइंट से हम लोग देख रहे हैं, ये आपको मान के चलना है। अब बात करते हैं अल्फा एंगल की। अल्फा क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की वजह से हमारी आंख के ऊपर एंगल बनने वाला, उसको बोलते हैं हम लोग अल्फा एंगल। अब आपको एक बात बता दे, आपको एक बात बता दे कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ए बी है, ठीक है, ये कहां पर प्लेस्ड है, कुछ इस पोजीशन के ऊपर ये प्लेस्ड है। लेकिन अगर हमें इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना हो इसको, उस ऑब्जेक्ट को, तो हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ही एंगल बनाना पड़ेगा। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब ये है कि आपके लिए जो ऑब्जेक्ट ए बी है, ये जो ए बी है, इसको अगर आपको एंगल देना है, अल्फा एंगल देना है, तो आप लोग ये एंगल कंसिडर नहीं करोगे, नहीं तो फिर तो अल्फा और बीटा एक बराबर ही हो जाएगा। आपको ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो तो वही रखनी है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, हम लोग इस ए बी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट ये ले लेते हैं, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक, ये और ये बराबर है। आपको इसी रेफरेंस पॉइंट के ऊपर, इसी इमेज के रेफरेंस पॉइंट के ऊपर, इसी लाइन के ऊपर, अगर आप लोग देखना चाहो, इसी प्लेन के ऊपर, यहां पर जो ए डैश बी डैश जो बन रहा है हमारे पास इमेज, यहां पर आपको एंगल देखना है, ना कि यहां पर देखना है। यहां पर अगर देखने जाओगे तो आप लोग कंपेयर नहीं कर पाओगे अल्फा और बीटा को। आपको किसी एक ही पॉइंट के ऊपर अल्फा और बीटा को कंपेयर करना है। आई बात समझ में, तो हम लोग एक ही रेफरेंस पॉइंट यहां पर लेने वाले हैं। चलिए, तो एक काम करते हैं, इसका नाम देते हैं ए डबल डैश, और इसका नाम तो बी दे रखा है हमने। तो अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो ये बन चुका है, ए डबल डैश बी। ये एक तरह से हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। तो यहां से और यहां से एक लाइन लेके जाइए और इनको जोड़ दीजिए। हम लोग कलर दूसरा ले लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कुछ इस प्रकार से, ये यहां से कुछ इस प्रकार से हमारी लाइन जाएगी कुछ यहां तक। अब अल्फा आप लोग निकाल सकते हो, अल्फा एंगल कौन सा बनेगा, ये बनेगा, ये वाला एंगल, ठीक है। ये हमारा क्या बनेगा, अल्फा बनेगा। तो आप लोग डायग्राम में आप देख सकते हो, ठीक है। ये रहेगा हमारा अल्फा एंगल। तो अल्फा एंगल आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट वाला एंगल होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जहां पर आप लोग इमेज को कंसिडर कर रहे हो, उसी रेफरेंस पॉइंट के ऊपर, उसी रेफरेंस प्लेन के ऊपर आपको एंगल बनाने हैं दोनों। आई बात समझ में, ये रहेगा। चलिए, तो ये तो हुई हमारी बेसिक बात। क्या हुई, ये हमारी बेसिक बात हुई। अब ये हमारा रे डायग्राम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आप चाहो तो ये चीजें लिख सकते हो, फोकस लिख सकते हो, इसके अलावा यू लिख सकते हो, डी लिख सकते हो, वी लिख सकते हो। अभी ये चीजें तो आप लोग लिख लोगे। यू क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। डी हमारे पास क्या है, डिस्टिंक्ट विजन है, ठीक है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब इसको क्लीन करते हैं। अभी आपको अभी आपको इनिशियली इसको वी कंसिडर करके चलना है। ये जो डी दिख रहा है ना आपको, इसको आप लोग वी मान के चल सकते हो, क्योंकि हमारी ये एक तरह से क्या है, इमेज डिस्टेंस तो ही सही है। और माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग रे के उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं। रे हमारी कुछ इधर जा रही है और हम लोग चलें इस तरफ, हम उल्टे जा रहे हैं, तो उल्टे जाएंगे तो भैया नेगेटिव साइन आएगा। ये बात तो आपको हमने पहले बता रखी है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई। अब आगे क्या करेंगे, अब इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे। ये जो सारी चीज़ें हम लोग लिख रखी है यहाँ पर, जो जो चीज़ें हमने बताई है आपको, कि हमारे पास ए बी क्या है, ए डैश बी डैश क्या है, एल क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर ये, ठीक है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो आप लोग लिखते चले साथ में ये चीज़। अच्छा, तो अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं यहाँ पर। एम इजिकल्स टू होता है बीटा अपॉन अल्फा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये बात हुई हमारी, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा और बीटा एंगल की वैल्यू फिगर आउट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। चलिए, तो करते हैं। तो अगर हम लोग ट्रायंगल की बात करें, ए बी ओ की, हमारे पास ट्रायंगल बनेगा ए बी ओ। ये हमारा ए पॉइंट हुआ,
ये हमारा बी पॉइंट हुआ, ये हमारा ओ पॉइंट हुआ, या फिर O1 बोल सकते हो आप लोग इसे। तो ये जो पॉइंट हमारे हैं, ये और ये यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है, क्या आप लोग यहाँ से बीटा निकाल सकते हो, टेन बीटा निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। टेन बीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर इस ट्रायंगल के अंदर? परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा ए बी, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और बेस क्या हो जाएगी हमारी? ओ बी, या फिर पी ओ बोल सकते हो आप लोग। तो ये आपने लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल फिर से देखो, कौन सा है? ए डबल डैश, ये वाला ट्रायंगल, ये ए डबल डैश बी डैश ओ। यहां पर भी आप लोग वही करना है, आपको यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा देना है। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर हमारे पास ए डबल डैश बी डैश, और अपॉन में क्या आ जाएगा? बी डैश ओ आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास टेन अल्फा आ जाएगा। ओके, तो ये बात हुई। अब आप अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ए डैश, ए डबल डैश, बी डैश, ये बराबर किसके है? ये ए बी के ही तो बराबर है। ये तो हमने सिर्फ माना था। तो क्या हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कि, इसको पहले क्लीन करते हैं थोड़ा सा, तो तब आपको समझ में आएगा कि ए डैश, ए डबल डैश, बी डैश को हम लोग ए बी लिख सकते हैं। तो हमने डायरेक्ट इसको ए बी लिख दिया। ठीक है, ए बी लिख दिया। चलो, तो टेन बीटा भी आ गया हमारे पास, टेन अल्फा भी आ गया। तो अब इनकी वैल्यूज को हम लोग यहां पर पुट कर देंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगी? हमारी मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी। चलिए, तो काम करते हैं ये वाला। शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने वैल्यूज रखी, तो ये बी से बी कैंसिल हो गया, बी डैश ओ, बी ओ इस तरीके से आ गया, ये बी ओ पर चल गया, बी डैश ओ, सॉरी, जो बी ओ है वो नीचे आ गया, बी डैश ओ ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया। अब आपको वैल्यूज पुट करनी है बी डैश ओ और बी ओ की। तो बी डैश ओ की वैल्यू क्या है? बी डैश ओ। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? हमारी डी डिस्टेंस हो जाएगी, जो कि नेगेटिव में रहेगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। तो हमने यहाँ पर डी लिख दिया, माइनस डी लिख दिया। अब बी ओ हमारे पास क्या है? बी से ओ तक की दूरी हमारे पास क्या है? माइनस यू। तो माइनस यू रख दिया यहाँ पर, तो माइनस से माइनस कैंसिल, डी यू हमारे पास बचा, डी यू आ गया हमारे पास। और ये इसकी क्या हो जाएगी? मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी। इस तरीके से आपको डेरिवेशन करना रहेगा। चलिए, तो समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन हमारा खत्म नहीं हुआ था। क्वेश्चन में हमसे आगे पूछा था कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट। अच्छा, तो आपने मैग्नीफाइंग पावर तो निकाल ली, लेकिन अब हम आपको कंडीशन देते हैं। इस कंडीशन के हिसाब से अब आप मैग्नीफाइंग पावर निकाल के बताओ। पहली कंडीशन है कि अगर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट। अगर आपकी जो फाइनल इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर बनी हुई है। अगर आपकी जो फाइनल इमेज है, हमने ये इमेज कहाँ बनाई थी? ए डैश बी डैश की। तो अगर ये इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर बनी हुई है, तो आप क्या निकालोगे? आप मैग्नीफाइंग पावर निकालोगे। ठीक है, आप लोग क्या निकालोगे? मैग्नीफाइंग पावर निकालोगे, अगर आपकी इमेज कहाँ बन रही है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर बन रही है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे अप्लाई लेंस इक्वेशन। लेंस की इक्वेशन हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो लेंस इक्वेशन क्या होती है? वन अपॉन एफ इक्वल्स टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। अब वी होता है हमारे पास इमेज डिस्टेंस। अगर हम लोग ये बोल रहे हैं कि हमारी जो इमेज बन रही है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, तो यहाँ पर माइनस डी आ जाएगा, और यहाँ पर यू की जगह पर माइनस यू रख देंगे। बस यही करना था आपको। यहाँ पर आपने लिखा माइनस डी, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस वन अपॉन यू माइनस वन अपॉन डी। ये हमारा एफ कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट होगा। कहाँ गया? यहाँ पर ये हमने किया, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस प्रकार से आया था। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास वन अपॉन एफ इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन डी प्लस वन अपॉन यू आया था। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग डी अपॉन एफ इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन डी प्लस डी अपॉन यू। अब डी से डी कैंसिल हो गया, यहाँ पर आया प्लस वन। ठीक है, मतलब इसको अगर हम लोग इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस वन इक्वल्स टू डी अपॉन यू। आई बात समझ में? क्या किया हमने? अरे जरा यहाँ पर फिर से देखो, यहाँ पर था वन अपॉन एफ इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन डी प्लस वन अपॉन यू। तो अगर आप लोग इसमें सब में डी से मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या हो जाएगा? ऊपर सभी जगह पर डी आ जाएगा वन की जगह पर। अब आपको क्या करना है? इसको कैंसिल करना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको ये देखने को मिलेगा। अब आपको आगे क्या करना है? आगे क्या करना है? आगे खत्म कहानी, क्योंकि डी यू जो था हमारे पास वही तो हमारा एम था। डी यू जो था हमारा वही तो एम था, तो एम की वैल्यू क्या आ गई आपकी? डी अपॉन एफ प्लस वन, डी अपॉन एफ प्लस वन। बस यही आपको करना है, खत्म हो गया यहाँ पर। अब दूसरी कंडीशन उन्होंने ये दी थी कि अगर आपकी फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है? इन्फिनिटी के ऊपर बन रही है, तो बताओ किस तरीके से आप लोग मैग्नीफाइंग पावर को निकालोगे? अगर हमारी इमेज ये जो यहाँ पर बनी हुई है ये अगर इन्फिनिटी पे बन जाए तो क्या होगा? तो इमेज डिस्टेंस जो होगी वो इन्फिनिटी आ जाएगी,
और हमारी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो तो माइनस यू ही रहेगी, तो यहाँ पर इन्फिनिटी रख दो, 1/इन्फिनिटी माइनस माइनस करेंगे, -1/u कर देंगे। तो ये जो होगा इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। तो ये इस तरीके से बनेगा। आप दोनों तरफ डी से मल्टीप्लाई कर दो, डी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा, d/f, d/u। और d/u क्या होता है, यही तो हमारा m होता है। अरे जो डिराइव हमने किया है वही तो है d/u, d/u तो हमने डिराइव किया है। यहाँ पर देखो ना, आप पीछे जाइए, ये यहाँ पर ये हमने डिराइव किया था, m इज इक्वल्स टू d/u। ठीक है, d क्या है हमारे पास, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, u हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो बस ये आपने हमने पुट कर दिया, तो इस तरीके से ये हमारा खत्म होता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप हमने इस तरीके से आपको करवा दिया कंप्लीट। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी डाउट होता है तो अपनी कॉपी निकालो, कॉपी निकालने के बाद इसको करने की कोशिश करो। कम से कम यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक। ठीक है, अगर आपको इनमें दिक्कत आ रही है, मैग्नीफाइंग पावर निकालने में, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एट इन्फिनिटी के ऊपर निकालना है, तो इनको आप लोग खुद से करके देखो, समझ में आपको बिल्कुल आएगा, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हुआ खत्म। आगे बढ़ेंगे, एक्सप्लेन कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट। अब हम लोग बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका रे डायग्राम, फॉर्मूला डेरिवेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर। उसके बाद थर्ड नंबर पे आएगा मैग्नीफाइंग पावर निकालो, कब निकालो, जब आपके पास कंडीशन दे रखी हो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन की और इन्फिनिटी की। फिर से वही कहानी है पूरी की पूरी। तो पहले से हम लोग समझते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो आपको वैसे हमने बता रखा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर दो लेंस होते हैं। यहाँ पर भी वही काम होता है, जो आपकी छोटा सा ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बड़ी दिखाई जाती है, उसकी इमेज जो बनेगी वो बड़ी इमेज बनेगी, ये काम है इसका। ठीक है, छोटी चीज को आप लोग आसानी से देख सकते हो, सिंपल सी बात ये है। लेकिन यहाँ पर आप और अच्छी तरीके से देख सकते हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे दो लेंसेज का। ठीक है, ये बात हुई। अब हम लोग बात करते हैं इसके रे डायग्राम के ऊपर, कि रे डायग्राम कैसा बनेगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, हमने यहाँ पर दो लेंस ले रखे हैं। तो ये लेंस हो गया, एक ये लेंस हो गया। ये लेंस जो रहेगा इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस या फिर ऑब्जेक्ट लेंस, इसको बोलेंगे आई लेंस। आई लेंस जो होगा ये बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट लेंस छोटा होगा। अब आपको थोड़ा सा फील करवाते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, ये आपका आई लेंस है। और यहाँ पर जो होगा ये ऑब्जेक्ट लेंस होगा यहाँ पर। ठीक है, दो लेंस यूज करेंगे, एक छोटा एक बड़ा। आइस के पास जो होगा वो बड़ा वाला होगा, ऑब्जेक्ट के पास जो रखा हुआ है वो छोटा वाला होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट वाला है, ये आई वाला है। आप लोग कहीं यहाँ से देख रहे होंगे इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझते हुए चलना है। फिर क्या करेंगे, फिर वही काम करना है आपको। एक ऑब्जेक्ट बना दो, ये भी एक ऑब्जेक्ट आपने बना दिया। उस ऑब्जेक्ट से आप लोग दो रेज लेके जाइए। इस प्रकार से दो रेज आपने यहाँ से छोड़ी, ये कहाँ जाएगी, ये किसी पॉइंट के ऊपर मीट करेगी। फॉर एन एग्जाम्पल, इस पॉइंट के ऊपर ये मीट कर रही है। अभी आपको समझाएंगे बिल्कुल लाइन बाई लाइन, लेकिन पहले तो आप लोग इसका ओवरव्यू ले लीजिए कि कैसे कुछ करना होगा। यहाँ पर ये बनेगी, मान लीजिए यहाँ पर इसकी इमेज बनी हुई है। अब इस इमेज जो बनी हुई है, अब इस इमेज के लिए ये जो इमेज है, ये इमेज किसके सामने रखी हुई है, आई लेंस के सामने रखी हुई है। तो ये इसको ऐसा लगेगा आई लेंस को कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यही हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट की एक और इमेज बन जाएगी, जो कि फाइनल इमेज रहेगी। मान लीजिए वो कहीं यहाँ पर बन रही है, बस ये हमारी फाइनल इमेज हो जाएगी। तो दो लेंस है, दो लेंस के हिसाब से अपनी अपनी इमेज बनने वाली है। जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके लिए इमेज यहाँ बनेगी, और आई लेंस ने क्या किया, इसकी भी इमेज कहाँ पे बना दी, उसने यहाँ पर बना दी। ओके, तो ये होने वाला है यहाँ पर। चलिए, तो अब इसको समझते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से, लाइन बाय लाइन समझते हैं। हमने यहां पर भी बना रखा है ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल लाइन से समझेंगे, एक एक चीज समझेंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने देंगे आपको। सबसे पहले तो हमने क्या किया है, यहां पर अपना एक लेंस बना रखा है, आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, लेंस हो गया। इस तरीके से आप लोग बना दीजिएगा, अपनी कॉपी में बिल्कुल अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पर तो हम लोग अच्छे से नहीं बना पाते हैं क्योंकि हमें जल्दी जल्दी बताना होता है, लेकिन आपके पास भरपूर टाइम होता है। मान लीजिए आपके पास ये जो ए बी है, यहाँ पे कहीं पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा लेंस था जिसको हम लोग L0 बोल सकते हैं, LO बोल सकते हैं। LO हमारे पास ऑब्जेक्ट लेंस है जो कि स्मॉल है, और ये जो यहाँ पर है वो हमारे पास कौन सा है, लेंस ऑफ आइस, आई लेंस इसको बोलेंगे हम लोग। तो अगर यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हम लोग दो रेज लेके जाएंगे, एक रेज हम लोग सीधी ले जाएंगे, पैरेलल ले जाएंगे। पैरेलल जो रे होती है वो फोकस से पास होती है, तो फोकस से पास करवा दिया। ये हमारा फोकस था तो फोकस से इसको पास करवा दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ से एक और रे लेके जाइए, जिसको आप लोग पास करवा दीजिए ऑप्टिकल सेंटर से।
तो यहाँ पर कहीं पर हमारे को क्या देखने को मिलेगी, हमारी भैया इमेज देखने को मिलेगी। किसकी वजह से, एल ओ की वजह से, एल जीरो बोल रहे हैं बार बार, एल ओ की वजह से, कुछ भी बोल दो, बोलने में क्या है। ओके, तो इतनी बात हमें समझ में आई। इसके बाद हमने यहाँ पर भी एक लेंस लगा रखा है। अरे यहाँ पर भी तो लेंस बना हुआ है, ये लार्ज है लेंस, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से भी हमें एक इमेज देखने को मिलेगी जो कि हमारी फाइनल इमेज होगी। तो रे लेके जाइए, पहले तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दीजिए, ठीक है। एक और रे लेके जाइए जो कि कैसी होगी, बिल्कुल स्ट्रेट होगी, बिल्कुल पैरेलल होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग एक रे लेके जाइए, थोड़ा सा मोटी कर देते हैं इसको। तो ये जो होगी ये फोकस से पास करेगी, ठीक है। इस तरीके से इसको फोकस से हमने पास करवा दिया। ये तो कुछ ज़्यादा ही ऐसी बन गई, इसको सही से बनाते हैं थोड़ा सा। ये देखिए कुछ इस प्रकार से आप लोग बिल्कुल लाइन से बनाइए, स्केल से बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कुछ स्केल वगैरह नहीं होती है, तो हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। ओके, तो ये रहेगा। अब आगे तो कोई मीट करने वाली है नहीं, थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड करवा लेते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है ना, अपनी कॉपी वगैरह के ऊपर ही अच्छे से एक्सटेंड नहीं हो पाती है। देखो हमने भी यहाँ पर कर रखा है, ये हमारी एक्सटेंड नहीं हो रही थी पीछे से, तो थोड़ा सा कर करा के अपने हिसाब से देख लेना, इसमें आपके नंबर नहीं कटेंगे। वो भी जानते हैं कि ये चीज़ें बनाने में और करने में बहुत मुश्किल होती है, और हमारे पास समय सीमित होता है, एग्जाम की बात कर रहे हैं हम लोग। तो मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर इसकी इमेज बनी है, लेट से इसको नाम देते हैं हम लोग ए डबल डैश बी डबल डैश। तो जितना काम था उतना कर दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बचा इसमें। अब बात करते हैं एंगल्स की, डायरेक्ट एंगल के ऊपर आ जाते हैं। ये जो चीज़ें हैं यू ज़ीरो, वी ज़ीरो या फिर यू नोट, वी नोट, यू ई जो हमारे पास है, ये क्या है, ये हमारे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और इमेज डिस्टेंस है, ठीक है। ये जो हमारी रहेगी ये हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, किसके लिए, इस एलो के लिए। एलो मतलब ये हमारा जो लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस, इसके लिए ये रहेगी। इसकी जो इमेज बनी है वो यहाँ पर बनी है, तो इसके लिए बोल देंगे वी ओ, ठीक है। और ये जो है यू ई, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ए डैश बी डैश, तो इसको हम लोग यू ई बोल रहे हैं, ठीक है। उस तरीके से आपको बताना है। और अगर आप लोग इसकी वी ई भी लिखना चाहो, वैसे वी ई का यूज़ करेंगे नहीं हम लोग, डायरेक्ट हम लोग इसका यूज़ करेंगे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव रीजन का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि ये हमारा वी ई बन जाएगा। आई बात समझ में। तो ये रहेगा। अब बात करते हैं एंगल्स की, अल्फा बीटा एंगल्स की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो वही चीज़ है, अल्फा बीटा एंगल। तो हमारी मैग्नीफाइंग पावर जो होती है एम, वो होती है अल्फ 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। आप लोग चाहो तो लिख लेना यहाँ पर 10 बीटा 10 अल्फा, तो बीटा अपॉन अल्फा। तो क्या होगा, हम लोग पहले बात करेंगे बीटा की, ठीक है। तो हमारी इमेज कहाँ पे बनी हुई है, हमारी इमेज कहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पर बनी हुई है, ए डबल डैश बी डबल डैश। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये यहाँ पर, ये क्या कहलाएगा, हमारा बीटा एंगल कहलाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी, किसके लिए, ए डबल डैश बी डबल डैश ओ टू, ये जो ट्रायंगल हमारा दिख रहा है आपको, ए डबल डैश बी डबल डैश ओ टू, ये जो पूरा ट्रायंगल है, इसमें ये यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो बीटा है। और अगर आप यहाँ पर देखने जाओगे, ए डैश बी डैश ओ टू में, ए डैश बी डैश ओ टू में, तो यहाँ पर भी एंगल बीटा ही बन रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो दोनों में से कोई सा भी हम लोग ट्रायंगल यूज कर लेंगे तो हमारा वो जो काम है वो हो जाएगा। अब आएगा मेन चीज जो कि हमारा है अल्फा, 10 अल्फा। क्या आएगा हमारे पास, अल्फा। अल्फा एंगल कहाँ पे बनाए, सवाल तो सबसे बड़ा यही है। देखिए हमने आपको पिछली बार क्या बताया था कि आपको किसी एक रेफरेंस पॉइंट के ऊपर ही दोनों एंगल को बनाना है, दोनों एंगल को वहीं से बनाना है आपको। तो हमारी इमेज कुछ इस प्रकार की बनी हुई है, ए डबल डैश बी डबल डैश। तो इसी इमेज को हम लोग आगे एक्सटेंड कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। अब क्या होगा ना, अब क्या होगा, यहां पर आपको इसको इसको यहां से इस तरीके से मिला देना है यहां पर, ठीक है। क्योंकि यहीं से तो हम लोग देख रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर तो हम लोग देख रहे हैं। तो अब ये जो है, ये और ये इतनी हाइट और इसकी ये इतनी हाइट, क्या दोनों बराबर है, आप इसको नाम दे दीजिए कुछ भी, लेट से इसको नाम देते हैं एक्स वाई। अब हम लोग बार बार ए का यूज नहीं करेंगे, इसको नाम देते हैं एक्स वाई। एक्स वाई क्या हो गया हमारे पास, ये जो हाइट रहेगी ये इतनी ही हाइट है जितनी की हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट की हाइट थी। आई बात समझ में। तो यहां पे जो एंगल बनेगा यहां पर, इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा एंगल, अल्फा एंगल। अब देखने वाली बात यह है कि यहां पर जो अल्फा एंगल बना है वही एंगल यहां पर भी बनेगा, बिल्कुल एक्यूरेट, क्योंकि हमने क्या किया है, इसी को यहां पर एक्सटेंड करवा दिया, उसी लाइन के ऊपर एक्सटेंड करवा दिया। तो बात वही है। तो आप चाहो तो यहां पे इस तरीके से बना लो या फिर यहीं पर बना दो ऑब्जेक्ट को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप चाहो इस तरीके से बनाना तो ऐसा भी कर सकते हो, और अच्छा यही रहेगा कि आप लोग यहीं पर बनाओ, ओके। लेकिन हमने यहां पर बना दिया है, तो कोई बात नहीं, जहां पर आप बनाना चाहो वहां पे बना सकते हो। एक ही रेफरेंस पॉइंट आपको लेना है, और इस कंडीशन में क्या होगा, यहां पर एंगल बनाओ या यहां पर एंगल बनाओ, दोनों इक्वल ही आएंगे।
सिर्फ इसी केस में इक्वल आएंगे, बाकी में कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास ये एंगल बनेगा, अल्फा एंगल यहां पे बनेगा, इसी इसी लाइन के ऊपर बनना चाहिए। ध्यान रहे, लाइन आपको यही लेना है, यही रेफरेंस लाइन आपकी होनी चाहिए, यही रेफरेंस पॉइंट आपका होना चाहिए। ठीक है, ये इस तरीके से आप लोग लाइन को पूरा एक्सटेंड नीचे तक कर लेना। ये आई बात समझ में? देख लो आप लोग सभी, तो आप लोग बोल सकते हो जो एक्स वाई है वो ए बी के बराबर होगा हाइट के अंदर, हाइट में बिल्कुल होगा। चलिए, तो सारी चीज आपको क्लियर करवा दी। ए बी कहाँ पर बने, अल्फा अल्फा कहाँ पे बनेगा, बीटा कहाँ पे बनेगा। अगर ये सारी चीज आपको क्लियर हो गई है तो आगे की चीज आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाली है। ये सारी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो यहाँ तक। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या दिक्कत थी? इन सिंपल माइक्रोस्कोप सिंगल लेंस इज यूज सो दैट इट्स मैग्नीफाइंग पावर रिमेन्स लिमिटेड। फॉर इंक्रीजिंग मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप टू लेंसेज आर यूज्ड। दिस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप्स कॉल्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो वही बात लिखी हुई है यहाँ पर, ये सारी चीज आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आ जाइए, हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। एम इजिकल्स टू होता है 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। यहाँ पर आप लोग डायग्राम को पूरा देख सकते हो, यहाँ पर हमने लगा रखी इमेज। हम लोग 10 अल्फा निकालेंगे और 10 बीटा निकालेंगे। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, 10 अल्फा निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 अल्फा कहाँ से निकालोगे? 10 अल्फा आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो इस ट्रायंगल की हेल्प से, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इस ट्रायंगल में आपको देखने को मिल जाएगा 10 अल्फा। तो 10 अल्फा क्या होगा, ए बी अपॉन बी ओ वन। बी ओ वन, इसको आप लोग ओ वन बोल रहे हो, ठीक है, ये ओ वन। तो वही है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया। तो ए बी अपॉन बी ओ वन। हो सके तो कॉपी पेन लेकर साथ में बैठो ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो हमने अल्फा निकाल लिया। अब बात करेंगे 10 बीटा की। बीटा में हमने निकालना है। 10 बीटा कैसे निकाल सकते हैं वो देखिए। अच्छा, 10 बीटा निकालने से पहले आप चाहो तो यहाँ पर माइनस डी भी रख सकते हो। ठीक है, ये जो हमने रखा था ना ओ वन और बी, इसकी जगह पर आप लोग क्या रख सकते हो, माइनस डी भी रख सकते हो। ठीक है, दिस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे थे 10 बीटा की। 10 अल्फा तो हमने निकाल लिया। 10 बीटा, 10 बीटा कैसे निकाल सकते हो? तो 10 बीटा निकालने के लिए आप लोग ये ट्रायंगल यूज कर लो। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल अगर आप लोग यूज करोगे, इस प्रकार का ट्रायंगल, तो आपके पास 10 बीटा निकल जाएगा। तो ये आएगा ए डैश बी डैश। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस रख दीजिए, ये परपेंडिकुलर, ये अपना बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, एम निकालने, 10 बीटा निकालने के लिए, 10 बीटा निकालने के लिए परपेंडिकुलर हमारे पास है ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया। इसकी बेस क्या है हमारे पास, ओ टू बी डैश। ये हमारे पास क्या आ गई, बेस आ गई। ओके, तो अब देखिए ए डैश बी डैश को तो वैसा का वैसा रख दो। अब ओ टू बी डैश, ओ टू बी डैश, ये हमारे पास क्या है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। किसके लिए, ये लार्ज वाले लेंस के लिए, आई लेंस के लिए। तो हम लोग इसको यू ही बोल सकते हैं। इसके लिए ये किसकी तरह काम करेगी, इसके लिए ये डिस्टेंस हमारी क्या कहलाएगी, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगी। आई बात समझ में, किसके लिए, इस बड़े वाले लेंस के लिए। अब हम लोग उल्टी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो ये नेगेटिव साइन के साथ हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस यू ही। अब आप लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये जो माइनस नीचे लिखा हुआ इसको ऊपर लिख दो। इतना मैथ्स आप सभी को आता होगा। तो हमने इसको माइनस को ऊपर लिख दिया, कोई दिक्कत परेशानी? तो इस तरीके से हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई, ये फर्स्ट ये सेकंड। अब दोनों को बराबर करके, बराबर नहीं बोलेंगे, एम की वैल्यू निकालना है तो आपको 10 बीटा के अपॉन में 10 अल्फा रखना है। तो यहाँ से माइनस ही कैंसिल हो गया और इस तरीके से हमारे पास ये बन रहा है, ये चीज हमारे पास बन रही है। अब इसमें हमें दिक्कत कौन दे रहा है, इसमें हमें दिक्कत ये चीज दे रही है कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, डी अपॉन यू ही तो सी, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही हमें चाहिए। लेकिन ये एक्सप्रेशन क्या है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। अब इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसे हमें और थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। जरा आप लोग देखिए ए डैश बी डैश और ए बी को, यहां पर आपके पास ए डैश बी डैश है, ये यहां पर, ये आपके पास ए डैश, ये आपके पास बी डैश। उसी तरीके से यहां पर आपके पास ए, यहां पर आपके पास बी, ए बी। तो क्या आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो? कैसे सॉल्व करोगे, मतलब इनकी कुछ वैल्यू ला सकते हो, डिफाइंड वैल्यू आप लोग ला सकते हो, ला सकते हो। देखिए ये एक ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है, ये कुछ इस प्रकार का हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है, और यहां पर एक हमारे पास इस प्रकार का ट्रायंगल बन रहा है, ये इस प्रकार का हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है। ये देखिए, अगर आप लोग इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर सकते हो, एक तो ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम क्या है हमारे पास, ए बी ओ वन। और ये जो ट्रायंगल हमारे पास एक और बन रहा है उसका नाम है ए डैश बी डैश ओ वन। इन दोनों को अगर आप लोग सिमिलर प्रूफ कर दोगे तो आप लोग इन साइड को अपॉन में लिख सकते हो, कुछ इस प्रकार से साइड का रेशो ले सकते हो।
ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी रख दोगे, इक्वल्स टू में रख दोगे ओ वन बी डैश अपॉन में ये वाली साइड रख दोगे ओ बी। ठीक है, इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। तो अब ये जो ए बी जो हमारे पास ए डैश बी डैश ए बी है ये वाला, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ओ वन बी डैश अपॉन ओ बी। तो ओ वन बी डैश क्या है हमारे पास, ओ वन बी डैश हमारे पास क्या है, ओ वन और बी डैश, ये हमारे पास आ जाएगा वी नोट। क्या आ जाएगा वी नोट, पॉजिटिव ही लेना है आपको। ठीक है, ये हमारे पास क्या जाएगा वी नोट। यहाँ पर देखिए ना आप लोग, ये डिस्टेंस हमारे पास वी नोट ही तो है। उसके बाद हमारे पास है ओबी। ओबी क्या है हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। ये हमारे पास क्या है वी नोट, जो कि माइनस में आएगा। वी नोट जो कि माइनस में आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि हम लोग उल्टी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। यहाँ पर सीधे में कर रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पर उल्टी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। तो इनकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं वी नोट अपॉन यू नोट, और माइनस नीचे है तो ऊपर ही लिख दो इसको, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। और जो आप लोग लिखोगे ना आप यहाँ पर, ये देखिए हमने सारी चीज करी और यहाँ पर हमने इस तरीके से लिख दिया ये। ठीक है, ये हमने ए डैश बी डैश जो था उसको हमने इस तरीके से लिख दिया। अब ए डैश बी डैश की जो वैल्यू है उसको हम लोग आगे रख देंगे। इसको क्लीन कैसे करें, यहाँ से क्लीन होगा, ये हमने यहाँ से यूज कर लिया इसको। तो ये देखिए हमने जो वैल्यू पुट करी थी वो यहाँ पर रखी हुई है, यही तो थी हमारी वैल्यू, भूल तो नहीं गए इतनी जल्दी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रख दी। अब ये जो माइनस है यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको बाहर फेंक लो, इसको यहाँ निकाल लो, इसको कोष्टक के अंदर बंद कर दो। तो इस तरीके से ये हमारा डेरिवेशन हो गया खत्म। बस यही तो था, ये हमारा डेरिवेशन हो गया खत्म। अब डेरिवेशन करने के बाद साइंटिस्ट लोगों को क्या पता चला कि ये और ये चीज, या फिर आप लोग इसको रहने दो, ऊपर देख लो, ऊपर समझा देते हैं आपको। यहां से इसको क्लीन कर लेते हैं, इसको भी क्लीन कर लेते हैं। साइंटिस्ट लोगों ने क्या देखा भैया, जब भी डेरिवेशन किया उन्होंने तो उन्हें पता चला कि यहां पर एम इक्वल्स टू क्या आया अपने पास, डी अपॉन यू ई इन टू वी नोट अपॉन यू नोट, यहां पर माइनस लगा लो। तो ये जो चीज आ रही है अपने पास, तो इसमें से ये जो है ये मैग्नीफाइंग पावर ही है, ये भी मैग्नीफाइंग पावर है। ये किसकी वजह से आ रही है, ऑब्जेक्ट की वजह से आ रही है। और ये जो मैग्नीफाइंग पावर है ये किसकी वजह से आ रही है, आईपीस जो लेंस है हमारे पास उसकी वजह से आ रही है। ठीक है, तो एम नोट और एम ई ये जो चीजें हैं ये भी मैग्नीफाइंग पावर है, ये भी मैग्नीफाइंग पावर है। ये हमारे पास किस कौन से वाले लेंस की वजह से आ रही है, आईपीस वाले लेंस की वजह से आ रही है, आई लेंस हम लोग बोल सकते हैं। ये जो आ रही है ये ऑब्जेक्ट लेंस की वजह से आ रही है, ऑब्जेक्ट लेंस की वजह से आ रही है। तो हम लोग इसको एम नोट और एम भी बोल सकते हैं, बोलने को बोल सकते हैं। तो एक इसका फॉर्मूला ये भी बन जाता है कि एम इजिकल्स टू एम नोट इंटू एम ई, जो कि बिल्कुल सही है। हम लोग दो लेंस यूज कर रहे हैं तो दोनों लेंस की अलग अलग मैग्नीफाइंग पावर होगी, उनका मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाता है। तो ये बात है। ओके, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है भैया अगला जो टॉपिक इसी में, जो कि हमारे पास आता है थर्ड वाला, मैग्नीफाइंग पावर। आपने निकाल ली, अच्छी बात है, मैग्नीफाइंग ऑफ पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लेकिन अब आपको मैग्नीफाइंग पावर फिर से निकालनी है। कब निकालनी है, जब आपकी फाइनल इमेज कहां पे बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर बने। तो कैसे करोगे, कुछ नहीं करना है, आपको फिर से यूज करना है लेंस इक्वेशन का। इसमें आपको जो वीई होता है उसकी जगह पे आपको माइनस डी रख देना है। क्या रख देना है, माइनस डी रख देना है। कहानी यहीं पर फिनिश हो जाएगी। तो माइनस डी रखोगे, यहाँ पर माइनस डी आएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आप यूई की जगह पे क्या रखोगे, माइनस यूई रखोगे, क्योंकि हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा माइनस यूई, तो माइनस डी, ये यहाँ पर माइनस डी और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर यूई बच जाएगा। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, हमारे पास अभी जो हमने डिराइव किया था वहां पर हमारा जो एम था वो क्या आया था, एम आया था हमारे पास माइनस माइनस डी अपॉन यू ई, डी अपॉन यू ई इन टू वी नोट अपॉन यू नोट, ये हमारे पास आया था। ठीक है, ये हमारे पास आया था। तो हम क्या कोशिश करेंगे कि इसको कैसे भी करके डी के फॉर्म में लेके आए। तो हम लोग एक काम करते हैं, सब में डी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी डी और डी, तो ये ऐसा बन जाएगा। अब इसके बाद ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, तो माइनस वन हमारे पास यहाँ पर बचेगा। तो ये माइनस वन को आप लोग इधर ले आइए, तो ये हमारे पास बन जाएगी, ये हमारे पास बचेगा। तो ये डी यू जो है इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास ये डी अपॉन एफ ई अपॉन प्लस वन। तो आप लोग यहाँ पर ये जो डी यू दिख रहा है आपको, डी अपॉन यू ई जो दिख रहा है,
इसकी जगह पे आप लोग वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर जो डी अपॉन यू जो दिख रहा है ना, उसकी जगह पे आप लोग लिख दो डी अपॉन एफ ई प्लस 1, कोष्टक करो बंद, मल्टीप्लाई करो वी नोट अपॉन यू नोट के साथ। इस तरीके से आप लोग ये कर सकते हो। ओके, तो यही आपको फिनिश कर देना, यहीं पे आएगा, यही आपका ये जो डेरिवेशन है यहाँ पर ये इस तरीके से फिनिश होगा, ये इस तरीके से। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो। ये क्लीन हो गया क्या? ये देखिए, यहाँ पर जो आया हुआ है ये यहाँ पर आया हुआ है नीचे। अब इसको हमें क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि हमें नीचे बढ़ना है, तो इसको यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके से। ओके, तो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या थी? व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अगर हमारी फाइनल इमेज इन्फिनिटी के ऊपर बने तो क्या होगा? हमारी जो फाइनल इमेज है, जो वी हमारे पास है, उसकी दूरी कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। अगर हमारी इमेज कहाँ पे बने? इन्फिनिटी के ऊपर बने तो बस वही चीज़, यहाँ पर इन्फिनिटी रखो, यहाँ पर माइनस यू ई रखो। इस तरीके से आपका हो जाएगा। ये जो है ये तो जीरो हो जाएगा पूरा, क्योंकि वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो होता है। ये माइनस से माइनस कैंसल, यहाँ पर आएगा वन अपॉन यू ई। फिर से आप लोग डी डी से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे जाएगा डी डी अपॉन एफ, अपन में जाएगा डी अपॉन यू ई। तो इस तरीके से ये हमारे पास बन जाएगी। फिर से आप लोग डी यू की जगह पे क्या रख दोगे? डी अपॉन एफ ही रख दोगे, तो यहाँ पर डी अपॉन एफ ही आ जाएगा, जो कि माइनस रहेगा। माइनस तो पहले से चल रहा है, तो इस तरीके से ये हमारा होगा कंप्लीट। तो इस तरीके से ये हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। एक ऑब्जेक्टिव कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है, वैसे बहुत कम चांसेस इसके आने के, लेकिन कभी कभी पूछा जा सकता है ये भी, कि आप बताइए लेंथ ऑफ ट्यूब। ट्यूब के ये जो पूरा ट्यूब है ना हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दो लेंसेज के बीच का जो ट्यूब है, ये इसकी जो लेंथ है, लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ बताइए। तो कैसे बता सकते हो? कैसे बता सकते हो लेंथ? तो लेंथ बताने का सिंपल सा फंडा ये है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये सम किसका है? ये वी नोट और यू का सम है। तो बस ये कर दो, वी नोट प्लस यू करोगे तो आपके पास लेंथ ऑफ ट्यूब आ जाएगी। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो लेंथ ऑफ ट्यूब। तो इस तरीके से ये टॉपिक हमारा होता है फिनिश। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास आएंगे टेलीस्कोप। क्या आएंगे हमारे पास? टेलीस्कोप आएंगे। टेलीस्कोप में हम लोग स्टार्ट करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के साथ।